अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी किया करें। नॉवल पढ़ रहे थे हम इंतहाई इश्क, जिसे लिखा है परिवश ने। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। फिर भी गो पर मैं कैसे, नाज़िन झुंझुलाकर बोली, पर इसकी बात बीच में ही रह गई जब हाशिम ने झट से इसके हाथ में रिंग पहना दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो इसके हाथ पर नजरें जमाकर मोहब्बत से बोला। नाज़िन ने गुस्से से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींचा। मैंने कहा ना मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो तब कर कहती है, अंगूठी उतारने लगी। अगर रिंग उतारोगी तो अभी सबको सच बताकर तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा, सोच लो। हाशिम ने संजीदगी से कहा। नाज़िन एकदम रुक सी गई। इसके चेहरे का रंग उड़ा था। वो आदमी पागल था, कुछ भी करने से गुरेज ना करता। नाज़िन ने हाथ नीचे करके घूर कर इसकी स्याह आंखों वाले को देखा। आप बहुत बुरे इंसान हैं, वो चबाकर बोली। वाकई? हाशिम बुरा माने बगैर हंसा। नाज़िन इसे मुसलसल गुस्से से घूर रही थी। जा रहा हूँ, आंखों से वार तो ना किया करो, शरारत से इसका गाल छूकर कहता। इसकी तरफ झुका। फिर मिलेंगे। कान में सरगोशी करते हुए इसके पास से होकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। नाज़िन परेशान सी खड़ी अपने बाएं हाथ को देख रही थी जिसमें डायमंड रिंग चमक रही थी। इस शख्स ने एक और मुसीबत इसके गले में डाल दी थी। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर इसने लंबी सांस खींची। तभी नूरी मैडम वहां आई। हाशिम भाई चले गए? इसने नाज़िन को देखा जो तपी से घूरने लगी। क्या हुआ नाज़िन बाजी? मासूमियत से पूछा गया। नूरी की बच्ची, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, सब कुछ इस शख्स को बता दिया। इसने झुंझलाकर कहा। तो क्या हुआ, इतने अच्छे तो हैं हाशिम भाई, नूरी मजे से बोली। नूरी खबरदार, जो तुमने मेरे सामने इस आदमी की तारीफ की तो। नाज़िन ने गुस्से से वो अंदाज में नूरी को देखा। नूरी तो पहले ही समझ गई थी कि हाशिम भाई इसकी नाज़िन बाजी से मोहब्बत करते हैं, जबकि नाज़िन बाजी इनसे चिढ़ती हैं। क्यों? ये बात वो नहीं जानती थी। इसे बस इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगी थी, पर वो नाज़िन के सामने कुछ बोलकर अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए हंसी छुपाने के लिए चेहरा झुका गई। जाओ नूरी साहिबा, मेरे लिए कॉफी ले आओ, इस शख्स की वजह से मेरे सर दर्द से फट रहा है। वो बेजारी से बोली तो नूरी अच्छा बाजी कहती जल्दी से किचन की तरफ भागी। नाज़िन परेशान सी सोफे पर बैठी। अल्लाह जाने ये आदमी मेरी जान कब छोड़ेगा। परेशानी से बड़बड़ाकर वो सर अपने हाथों में गिरा गई। अभी शहरियार ढेर सारे कपड़े, शॉपिंग बैग्स थामे दरवाजे के पास खड़ा था। इसके पुकारने पर अलमारी से कपड़े निकालती आबी ने गर्दन फेर कर इसे देखा, फिर नाराजगी से नजरें फेर कर फिर अपने काम में मसरूफ हुई। आबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, फिर आगे बढ़कर शॉपिंग बैग्स बेड पर रखे। आबी कुछ ना बोली, बस खामोशी से अपना काम करती रही। आबी गुड़िया, शहरयार ने आगे बढ़कर इसके कंधों से थामकर अपनी तरफ मोड़ा। प्लीज लाला मुझे काम करने दे। आबी ने इसके हाथ झटक कर चेहरा फेर लिया। अपने लाला से इतनी नाराज हो कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती, वो उदासी से बोला। ऐसे नहीं है लाला, पर आपको इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। आबी ने इसे देखकर आहिस्ता से कहा। अच्छा सॉरी गुड़िया, इसने मुस्कुराकर कान पकड़ लिए। सिर्फ मुझसे सॉरी करेंगे? आबी ने अबरू उठाकर पूछा। तुम्हारी इस दोस्त से भी कर लूंगा सॉरी, शहरयार ने झुंझलाकर कहा। लाला, इसके अंदाज पर आबी ने वार्न नजरों से इसे देखा। ओके सॉरी, इसने हाथ उठाकर कहा। अब तुम अपना मुंह ठीक करो, इसने नरमी से आबी का सर थपकर कहा। ओके, अब मैं जो चीजें चेक कर लूं, वो मजे से कहती हुई हंसकर बेड की तरफ बढ़ी। शहरयार इसके अंदाज पर मुस्कुराने लगा। तभी नूर कमरे में दाखिल हुई और शहरयार को मुस्कुराते देखकर इसके कदम दहलीज पर ही थम गए। एक जमाने बाद इसने शहरयार को मुस्कुराते देखा था, पर नूर पर नजर पड़ते ही इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। नूर जल्दी और ये देखो। आबी की इस पर नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा कर बोली। नूर ने बेड पर फैले कपड़ों और बाकी चीजों को पर एक सरसरी सी निगाह डाली। मैं बाद में आती हूँ आबी। शहरयार के अंदाज से इसका दिल बुझ सा गया था। वो आहिस्ता से कहकर जाने के लिए पलटी। महानूर, शहरयार की आवाज पर इसके कदमों में जैसे जंजीर पड़ी थी। वो आहिस्ता से इसकी तरफ पलटी। वो चलता हुआ इसके सामने खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, इसकी आंखों में देखकर संजीदगी से कहता अगले ही पल इसके पास से गुजरकर कमरे का दरवाजा बंद करता बाहर निकल गया। नूर हैरान सी खड़ी थी। आबी ताली बजाकर हंसती हुई इसकी तरफ आई। ओए होए, सॉरी का सिलसिला चल रहा था।
अभी ने आंख मारकर इसे ठोका दिया। नूर चौंकी थी। क्या ये मैं ख्वाब देख रही हूँ? या सच में तुम्हारे जल्लाद भाई ने मुझे चोरी किया है? नूर ख्वाब सी कैफियत में इसे अभी को देखकर बोली। ख्वाब नहीं, हकीकत है, सच्चाई है मेरी जान। अभी ने मुस्कुरा कर इसके बाल बिगाड़े। फिर तो मैं गई। नूर बेहोश होने की एक्टिंग की। अभी ने इसका हाथ थामा। अभी कहाँ? जरा ये भी तो देख लो। वो इसे लेकर बेड तक आई। ये देखो तुम्हारे फेवरेट रंग का ड्रेस, और ये चूड़ियां, ये झुमके। वो खुशी से एक एक चीज उठाकर इसे दिखा रही थी। मेरे खुदाया! नूर हैरान सी बेड पर बैठी, फिर हाथ बढ़ाकर सब्ज नेट का दुपट्टा हाथ में लिया। इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। शहरयार को इसका पसंदीदा रंग अब भी याद था। उसने हाथ बढ़ाकर सब चूड़ियां उठाई। इसकी आंखों में सितारे से चमक उठे। खुशी के रंग इसके गिर्द झूमने लगे। इसे समझ न आई कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करे। अब कहो कि लाला तुमसे मोहब्बत नहीं करते? अभी ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी। नूर ने नम आंखें उठाकर मध्यम आवाज में कहा। यकीन कर लो, क्योंकि यही हकीकत है। अभी ने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों में लिया। उफ, मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊं। नूर ने नम आंखों के साथ मुस्कुराकर अभी के हाथ थामे। शहरयार के इस कदम से इस दीवानी लड़की के दिल में दिए से जल उठे। इसके अंग अंग में खुशी फूटने लगी। शहरयार को इससे मोहब्बत थी, यही बात इसे पागल कर देने के लिए काफी थी। पागल ना होना मेरी बहन, मैं एक पागल को अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी। भाभी मुंह बनाकर बोली। बनाना पड़ेगा चुड़ैल। नूर ने हंसकर धौंस जमाते हुए कहा। क्या करें, मजबूरी है। एक पागल दीवानी को भाभी बनाना पड़ेगा। अभी ने आह भर कर कहा। तुम पागल। नूर दबकर बेड से उठी और इसे मारने को आगे बढ़ी। अभी ने इनके दोनों हाथ थामकर इसे गोल घुमा डाला। दोनों की हंसी की खनक कमरे में फैली थी। दरवाजे के इस पार खड़े शहरयार के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। दिल ने इस पल दिमाग की नहीं चलने दी थी। वो मध्यम सा मुस्कुराता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। एक शहजादी है सर्द मिजाज कहानी में। एक शहजादा है जो दिल से इस पे मरता है। खिड़की से आती मध्यम मध्यम सी चांद की रोशनी कमरे में फैली थी। घड़ी पर रात के 12 बज रहे थे। कमरे में मुकम्मल सकूत छाया था। वो बेड पर लेटी उदासी से छत को घूर रही थी। चेहरे पर आती लट को इसने हाथ बढ़ाकर कान के पीछे किया। तभी नजर हाथ में पहनी डायमंड रिंग पर पड़ी। वो कितने ही पल हाथ सामने किए से देखने लगी। इतने दिनों से वो इसे छुपा छुपा कर थक गई थी। यूं नहीं जाती तो उतार कर बैग में डाल देती। फिर वो अगर शख्स फोन करता और रिंग का पूछ लेता तो वो जल्दी से पहन लेती। जाने इस शख्स का कैसा डर दिल में बैठ गया था कि वो इसके कहे अल्फाज भूल नहीं पाती थी। वो ना चाहते हुए भी इसकी बात मान लेती थी, क्योंकि इसे हर वक्त डर सा लगा रहता कि कहीं वो सबको सच ना बता दे, कहीं वो इसे अपने साथ ना ले जाए। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो क्या कर पाएगी। इसने मुट्ठी बींचकर हाथ नीचे किया। उदास नजरें एक नुक्ते पर टिकी थी। वक्त आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था और इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आज इनके निकाह का 10वां दिन था और हर गुजरता दिन इसके दिल पर मजीद बोझ डाल रहा था। वो अपनी ही नजरों में मुजरिम बन गई थी। घर में सबका सामना करते ही इसे शर्मिंदगी महसूस होती, इसीलिए वो ज्यादा कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इसका अब तक बाबा जान से सामना नहीं हुआ था। वो बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे और नाज़रीन को डर था जब वो वापस आएंगे तो वो कैसे इनका सामना कर पाएगी। इसके पास तो कोई अपना भी ना था जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपना दुख सुनाती, आंसू बहाती। बस एक आनी थी, वो भी मीलों फासले पर थी। इसकी आंख से आंसू निकलकर बालों में जज्ब हुआ और उसे सुनहरा की याद आई तो दिल का दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। इसे इस पल माँ की याद शिद्दत से सता रही थी कि काश वो इसके पास होती तो इनकी गोद में सर रखकर अपना दुख किन्हें सुनाती, अपने दिल का बोझ हल्का करती। पर किस्मत ने इसकी माँ को इससे इस वक्त छीना था जब वो खुद को संभालना भी नहीं जानती थी। वो सोचों में घूमती जब मोबाइल के रिंग होने पर बुरी तरह चौंकी। कमरे की खामोशी में मोबाइल की ट्यून ने एकदम हलचल मचा दी थी। इसने जल्दी से उठकर साइड टेबल से मोबाइल उठाकर साइलेंट पर किया। फिर खामोशी से स्क्रीन को घूरने लगी जिस पर इस शख्स का नंबर देखकर इसका दिल किया वो मोबाइल को उठाकर दीवार पर दे मारे, पर ऐसा करने से मसले का हल निकलने वाला ना था। वो जिन की तरह इससे चिमट गया था, जैसे कोई तावीज भी इससे दूर नहीं कर सकता था। इस दिन के बाद जब वो इससे कॉल ना उठाने पर घर पर चला आया था, तब से नाज़रीन को ना चाहते हुए भी इसकी कॉल उठानी पड़ती थी। कोई दूसरा चारा भी तो ना था। वो दिन ब दिन खुद को दलदल में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। एक तरफ इसके घर वाले थे तो दूसरी तरफ वो जुनूनी शख्स था। जाने इस रिश्ते का क्या अंजाम होने वाला था। ये सोचे इसके जिस्म से जान निकाल देती थी। इसे आ भरकर मोबाइल को देखा और फिर कॉल पिक की। कहाँ थी? कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से पूछा गया। यही हूँ, इसने मध्यम आवाज में कहा। कैसी हो?
लहजे में बला की मोहब्बत थी। ठीक, नाज़रीन ने मुख्तसर जवाब दिया। उदास हो? इसके लहजे में से वो पहचान गया था। नहीं, वो बेजारी से बोली। तुम उदास हो? इसने अपने अल्फाज पर जोर दिया, फिर बोला, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं प्लीज, मैं उदास नहीं हूँ। वो झट से बोली कि कहीं वो इस वक्त इसके सर पर सवार ही ना हो जाए। फिर हंसकर दिखाओ। मैं अपनी बीवी को उदास नहीं देख सकता। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। नाज़रीन ने तपकर अपने सर पर हाथ मारा। चलो हंस भी दो। फिर से इसरार किया गया। हा 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 हा, बस सुन लिया आपने? वो गुस्से से झुंझुलाकर बोली तो दूसरी तरफ हाशिम कहका लगाकर हंसने लगा। हाउ स्वीट, उदास मत हुआ करो, तुम्हारी उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उदास होने के बजाय गुस्सा कर लिया करो मिसेस, वो बर्दाश्त कर लूंगा। इसकी मुस्कुराती आवाज पर नाज़रीन तब गई। छोटा आदमी कहता है उदास नहीं देख सकता, जबकि खुद ही मेरी उदासी की सबसे बड़ी वजह है। वो तब कर ज़ेरे लब बड़बड़ाई। मोहब्बत का इज़हार ऊंची आवाज में किया करते हैं। वो बात समझकर जानबूझकर शरारत से बोला था। वो इस वक्त स्टडी में कुर्सी पर बैठा था। लहजा बता रहा था कि नाज़रीन को तंग करने में इसे बहुत लुत्फ महसूस हो रहा था। मैं कोई मोहब्बत शोहब्बत का इज़हार नहीं कर रही थी, इसने चबाकर कहा। मोबाइल कान से दूर करते स्पीकर के पास मुंह करके कहा। दिलखुश फहम को अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने दो मिसेस हाशिम। दूसरी तरफ से वो मुस्कुराकर मध्यम आवाज में बोला। पागल आदमी, वो बड़बड़ाई। इसकी बात सुनकर हाशिम कहका लगाकर कुर्सी पर नीम दराज हुआ। इस आदमी को पागल भी तो तुम्ही ने किया है, दिलकशी से कहा गया। हर बात का इल्जाम मुझ पर ही डालना जरूरी है? हाशिम मुंह बनाकर बोली। इल्जाम मुजरिम पर ही डाला जाता है, इसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तो आप इस मुजरिम को कैद करवा दें, क्योंकि आपकी नजर में तो मैं सबसे बड़ी मुजरिम हूँ और आप सबसे बड़े मासूम। नाज़रीन उसी से एक ही सांस में बोलती चली गई। मिसेस, आपको अपनी हिरासत में तो हम पहले ही ले चुके हैं, बस अब बहुत जल्द आपको अपनी मोहब्बत के हिसार में भी कैद करना है। फिर आपके पास इस हिसार को तोड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं होगा कैदी साहिबा। फिर आपको हमेशा इस मासूम शख्स के साथ रहना पड़ेगा, यह बात याद रखिएगा। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ सरगोशी में बोला था। अपनी बात पर इसका उल्टा जवाब सुनकर नाज़रीन जले दिल के साथ ठंडी आह भर कर रह गई। इस शातिर आदमी से कोई भी बात करना फजूल था। वो हर बात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ लेने का फन खूब जानता था। नाज़रीन खामोशी से खड़ी खिड़की से बाहर अंधेरे में घूरने लगी। इसे कोई जरूरी नहीं थी कि वो इस शख्स के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करती, इसीलिए इसने तय कर लिया था वो इसकी बातों का जवाब नहीं देगी। इसकी मुसलसल खामोशी पर दूसरी तरफ से गंभीर आवाज गूंजी तो नाज़रीन हैरान रह गई। तलब इतनी है कि दिल जा में बसा लूं तुमको, नसीब ऐसे हैं कि दीदार भी असर नहीं तेरा। वो कहकर खामोश हुआ तो नाज़रीन ने हैरत से निकलकर मुंह बनाया। बड़े आए शायर कहीं के। वो बड़बड़ाकर मोबाइल कान से हटाती आंखें सुकेड़कर स्क्रीन को घूरने लगी, पर अगले ही पल हाशिम की बात पर इसके होश उड़ गए। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं आ रहा हूँ अपनी बेगम का दीदार करने। वो नाज़रीन के अंदाज समझकर मुस्कुराहट दबाकर बोला। नाज़रीन बोलने पर मजबूर हो गई, वरना इस शख्स का कोई भरोसा न था वो यहाँ पहुंच जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाज़रीन खुद को संभाल कर उजलत में बोली। क्यों नहीं? इससे संजीदगी से पूछा। प्लीज, नाज़रीन ने परेशानी से कहा। परेशान मत हो, मजाक कर रहा हूँ। हाशिम मध्यम सा मुस्कुराया तो नाज़रीन की अटकी सांस बहाल हुई। इतना डरती हो मेरी मौजूदगी से कि सांस तक अटक जाती है? वो एकदम संजीदा हुआ था। नाज़रीन कुछ बोल ना पाई। इसने कामता हाथ बढ़ाकर बाल कान के पीछे किए। मुझे नींद आ रही है। इससे कोई और बात ना बनी तो बोल पड़ी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर बोला। लोरी सुना दूं? अचानक शौकी से पूछा गया। नाज़रीन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। शुक्रिया, इसने तब कर कहा। ओके फिर चलो आराम करो। हाशिम ने मुस्कुराकर मोहब्बत से पुर लहजे में कहा। शब खैर। इसकी मध्यम आवाज पर नाज़रीन ने जल्दी से कॉल कट करके मोबाइल एक तरफ रखा और फिर कंबल खींचकर अपने ऊपर डालकर लेट गई। मुठ्ठियां जोर से भींचकर आंखें मुदे इसने खुद को कुछ भी सोचने से रोका था, पर दिमाग आजाद पंछी की तरह सोचों की दुनिया में उड़ता फिर रहा था। जबकि दूसरी तरफ वो आंखें बंद किए कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। यह एहसास किस कदर खूबसूरत था कि वो लड़की इसकी है और जल्द ही हवेली में सबको बताकर इस गुड़िया को अपने पास लाने का सोच रहा था। वो इससे मजीद उन बुरे लोगों के घर में नहीं देख सकता था। जमाल आगा का सोचकर इसका दिमाग उबल पड़ता था। वो जल्द से जल्द नाज़रीन को इन सब के बीच से निकालना चाहता था।
हाशिम तेजी से ड्राइव कर रहा था। ऑफिस में कोई मसला हो गया था, इसीलिए इसे वहां पहुंचने में जल्दी थी। इसने मोबाइल उठाया कि असफी से कॉल करके पूछे कि वहां क्या मसला बना है। इसने एक नजर सामने देखा तो नंबर डायल करना भूल गया। सामने से एक कार तेजी से इसकी तरफ आ रही थी और हाशिम ने जल्दी से ब्रेक पांव पर रखा। इसकी कार तो रुक गई, पर सामने वाले ने जिस वक्त तक ब्रेक लगाई तब तक इनकी गाड़ियां टकरा चुकी थी। हाशिम झटके से संभला और फिर गुस्से से दरवाजा खोलता कार से बाहर निकला। दूसरी गाड़ी से एक प्यारी सी लड़की बाहर निकली, पिंक कपड़ों में, शोल्डर कट बाल और नीली आंखें। आप अंधी हैं? ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? हाशिम इसे देखकर इसके ऊपर बरस पड़ा, जबकि वो मगन सी हाशिम को देख रही थी। हेलो मिस। हाशिम ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। ये क्या क्या कहा आपने? वो लड़की चौंक कर बोली। इसके लहजे में पठानी टच था। इसकी बात पर हाशिम ने जब्त से इसे देखा। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों ड्राइव करती है? वो तब कर बोला। हमें बहुत अच्छे से कार ड्राइव करनी आती है, ये तो बस हमारा ध्यान भटक गया था इसीलिए। वो मजे से बोली तो हाशिम का दिमाग घूमने लगा। मिस, ड्राइविंग कोई मजाक नहीं है, जब होश में हो तब गाड़ी लेकर निकला करे। वो झुंझुलाया था। एक तो पहले ही इसे देर हो रही थी और ऊपर से ये लड़की इसका सब्र आजमा रही थी। आप लोग अपने शहर में आए मेहमानों से ऐसे सलूक करते हैं? वो लड़की नाराजगी से बोली। इसकी बात पर हाशिम ने लंबी सांस खींचकर अपना गुस्सा काबू किया। इसे एक लड़की पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप किसी दूसरे शहर से आई हैं? हाशिम ने इसे देखकर पूछा। अभी इसने नोट किया था कि इस लड़की की आंखें भी नीली थी। इसकी आंखों को देखकर इसे अपनी मिसेस की याद आने लगी। ऑफिस के चक्कर में वो इसे कॉल नहीं कर पाया था। जी, हम यहाँ घूमने आए हैं, आज वापस चले जाएंगे। वैसे हमारा नाम सुजन है। हाशिम के आराम से बात करने पर वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा, उम्मीद है आपने हमारे शहर का विजिट एंजॉय किया होगा। हाशिम ने मध्यम सा मुस्कुरा कर कहा। जी बहुत। वो हंसी थी। वैसे आपका नाम क्या है? इसने हाशिम के वजीहत चेहरे को देखते हुए पूछा। हाशिम खान। हाशिम ने जवाब दिया, फिर बोला। अब आप अपनी गाड़ी पीछे कर लें सुजन, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। हाशिम ने उजलत में बाजू पर बंधी घड़ी की पर टाइम देखा। तासु पुख्तान, ये क्या पठान है? सुजन ने जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो, वो अपनी ही बोली तो हाशिम ने अब्र उठाकर इसे देखा। आउजन पख्तूनयम। जी, हम पठान हैं। हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सुजन इसकी मुस्कुराहट पर गिरते गिरते बची थी। आपकी शादी हो चुकी है? इसने हाशिम की आंखों में देखकर पूछा। शीश, मेरी शादी हो चुकी है। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। आंखों के सामने नाज़ी का सरापा लहराया था, जबकि इसकी शादी का सुनकर सुजन का दिल टूट गया। आह, कितना हैंडसम बंदा है, वो ज़हरीला बड़बड़ाई। हाशिम ने इसकी बात सुनकर लबों पर मुस्कुराहट रोकी। वो जानता था मैडम के दिल में क्या चल रहा था। वो लड़कियों के इस अंदाज का आदी था, पर इसे तो अब किसी की तलब ना थी। इसे जो कांच सी लड़की चाहिए थी वो इसे मिल गई थी। नाइस टू मीट यू सुजन। हाशिम ने नरमी से कहकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सुजन इसका हाथ थामकर मुस्कुराई। नाइस टू मीट यू हाशिम खान, वो नरमी से बोली। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। आपकी बीवी बहुत लकी है जिन्हें आप मिले। सुजन ने हंसकर कहा। वो तो है। हाशिम ज़हरीला मुस्कुराया। आंखों के सामने नाज़िम का गुस्से से गुलाबी चेहरा लहराने लगा। इसने सर झटककर सुजन को देखा। अब आप गाड़ी हटा देंगी? इसने कार की तरफ इशारा किया। जी जी, वो हड़बड़ाकर बोली। हाशिम पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और सुजन ने कार पीछे की तो हाशिम ने अपनी कार आगे बढ़ाकर रोकी। फिर विंडो नीचे करके इसे अल्लाह हाफिज बोलकर कार जन से आगे भगा दी। सुजन के चेहरे पर मुस्कुराहट चमक उठी। उफ, क्या शख्स था, वो मुस्कुराकर कहते गाना गुनगुनाते। इसने कार आगे बढ़ा दी। हाशिम इसे अच्छा लगा था, पर वो अपनी मंजिल पा चुका था, इसीलिए अच्छी जिंदगी की दुआ करती वो लड़की मगन से अपने शहर की तरफ बढ़ने लगी। नाज़ी आज खुश थी। वजह एक तो ये कि 2 दिनों से हाशिम की कॉल नहीं आई थी, और दूसरी ये कि अनी लोग 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे थे। नाज़ी को रोशनी की किरण नजर आई थी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। इसे लगा शायद हाशिम का दिमाग ठिकाने आ गया होगा, इसीलिए वो दोनों गायब हैं, जो कि इसके लिए तो अच्छा ही था। इसे लग रहा था सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जमाल आगा मनहूस भी मंजर से गायब था, और अब हाशिम भी। इसके दिल में जो टूटी उम्मीद जिंदा हुई तो मूड भी एकदम से खुशगवार हो गया था। वो टेरेस पर बैठी थी। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। हवा से फूल और पौधे झूम रहे थे। आसमान पर बादलों की टोलियां
मंडलाने लगी थी। इसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और जाने क्यों आज दिल इसके संग उड़ना चाहता था। इसकी नजर अपने हाथ में पड़ी तो इसने झट से रिंग उतारकर टेबल पर रखी। आज वो कोई भी ऐसी चीज नहीं देखना चाहती थी जिसे फिर से अंधेरों में धकेल देती। वो कुर्सी से उठकर फूलों की तरफ बढ़ी, फिर जरा सा झुककर गुलाब की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा तो एकदम लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली। नाज़ी बाजी, पीछे से नूरी की आवाज आई तो नाज़ी ने पलटकर इसे देखा। कॉफी? नाज़ी ने इसके हाथ में कप देखकर मुस्कुराई। इसका कॉफी पीने का दिल कर रहा था और नूरी मैडम अपनी बाजी के लिए दिल की बात जानकर कॉफी के साथ हाजिर हो गई थी। हाँ जी, नूरी ने मुस्कुराकर कप इसकी तरफ बढ़ाया। नाज़ी ने हाथ बढ़ाकर हवा से उड़ते बाल पीछे किए, फिर दूसरे हाथ से कॉफी को थामा। नाज़ी बाजी, ये अंगूठी आपकी है? नूरी टेबल से रिंग उठाकर गौर से देखने लगी। नाज़ी ने कॉफी पीते खामोशी से सर हिलाया। कितनी प्यारी है, नूरी से देखकर खुशी से बोली। अच्छा, नाज़ी बेसारी से कहा। यहाँ क्यों रखी है, पहने ना इसे। बाद में पहनूंगी नूरी, अभी से तुम मेरे कमरे में रखाओ, नाज़ी ने जल्दी से कहा तो नूरी सर हिलाती पलट कर चली गई। नाज़ी ने कॉफी का कप टेबल पर रखा, तभी बादल गरजे और एकदम बारिश शुरू हो गई। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और नन्ही बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिरने लगी। हाथ फैलाकर मुस्कुराती वो वहीं खड़ी बारिश में भीगती रही। नूरी वापिस आई तो नाज़ी को देखकर जल्दी से बोल पड़ी। यहाँ आजे नाज़ी बाजी, बारिश में भीगने से बीमार हो जाएंगी। वो फिक्रमंदी से हुई। तुम भी आओ नूरी, बहुत मजा आ रहा है। नाज़ी मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ी। हाँ जी ना, सर्दियों की बारिश है और मुझे भीगकर अम्मा से मार नहीं खानी। नूरी जल्दी से नामे सर हिलाती वहां से भागी थी। नाज़ी ने इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंसी। बारिश के बरसने की आवाज और इसकी हंसी की खनक ने फिजा में सुर बिखेर दिए थे। वो काफी देर बारिश में खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर बाल झाड़ती अपने कमरे की तरफ बढ़ी, इस उम्मीद के साथ कि अब इसकी जिंदगी में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर वो नहीं जानती थी कल का दिन इसकी जिंदगी में एक अजाब लाने वाला था। उम्र गुजरेगी, इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे, दान में क्या। वो यूनी से वापस आकर थोड़ी देर सोई, वो फिर उठकर अपनी असाइनमेंट बनाने लगी। बेड पर इसकी किताबें फैली थी, इसका कलम तेजी से फाइल पर चल रहा था। वो अपने काम में मगन थी जब अचानक दरवाजा खुला और नाज़ी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो नीली आंखों में हैरत जागी। सामने तनी गर्दन के साथ तैयार सी साड़ी में मलबूस अमतल अफनंदी खड़ी थी। हासी को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो जिंदगी में पहली बार इसके कमरे में आई थी। वो जल्दी से बेड से उठ खड़ी हुई। आए ना बड़ी मम्मा, वो इनकी तरफ बढ़कर बोली। अमतल अफनंदी आहिस्ता से साड़ी का पल्लू संभालती अंदर दाखिल हुई। अब बैठे ना प्लीज, नाज़ी ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। इन्हें अपने कमरे में देखकर इसे बहुत खुशी महसूस हुई थी। ठीक हूँ, मैं बस तुमसे एक बात करने आई हूँ, वो इसे देखकर संजीदगी से बोली। जी बड़ी मामा, नाज़ी ने सवालिया अंदाज में इन्हें देखा। शाम को घर में फंक्शन है और तुम तबीन के साथ पार्लर चली जाना तैयार होने के लिए। अब की बार वो नरमी से बोली। इनके नरम अंदाज पर नाज़ी का चेहरा चमक उठा था। जी मैं चली जाऊंगी, नाज़ी ने मुस्कुराकर सर हिलाए। इसे लगा था कि मामूल की कोई पार्टी वगैरह होगी, इसीलिए इसने मजीद कुछ ना पूछा। पर हाँ, इसे हैरत जरूर हुई थी कि आज से पहले तो कभी किसी पार्टी का इल्म तक नहीं होने दिया था, पर आज बड़ी मामा खुद इसे बताने बल्कि तबीन के साथ जाने का भी बोल रही थी। क्या वाकई इसका यकीन ठीक था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ऐसा ही होने जा रहा था? वो नीचे लाला लोग आए हैं, आकर इनसे भी मिल लेना। अमतल अफनंदी मध्यम सा मुस्कुराई। नाज़ली बेहोश होने को दी। आज ये क्या जादू हो रहा था? इसे हैरत से इस बात में सर हिलाया। तुम तैयार होकर आ जाओ, ओके? अमतल अफनंदी कहकर जाने के लिए पलटी। बड़ी मामा, नाज़ी ने एकदम पुकारा। उन्होंने रुक कर इसे देखा। पापा जान कब वापिस आएंगे? इसने हाथ मसलकर मध्यम आवाज में पूछा। वो जानना चाह रही थी कि बाबा जान कब आएंगे ताकि वो खुद को इनका सामना करने के लिए तैयार कर सके। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएंगे, वो संजीदगी से कहती कमरे से निकल गई। नाज़ी के लबों पर मुस्कुराहट चमक उठी और उसे यकीन सा होने लगा कि कल जो इसके दिल में उम्मीद जागी थी वो शायद सच का रूप धारने वाली थी। वो मुस्कुराकर अलमारी की तरफ बढ़ी ताकि जल्दी से तैयार होकर नीचे जाए। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो वहां अमतल अफनंदी के साथ बाबा साहब, बीबी जान, जमाल आगा और बिलावल भी बैठे थे। नाज़ी ने आगे बढ़कर सलाम किया। बाबा साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। बिलावल भी आज खुश इखलाकी से मिला था। जमाल आगा आज तमीज के दायरे में था, शायद घर वालों की मौजूदगी की वजह से ऐसा था। नाज़ी ने हैरत से सबके बदले अंदाज को देखा। वो कुछ समझ नहीं पाई थी। यहाँ आओ बच्चे, बीबी जान ने इसे अपनी तरफ बुलाया। नाज़ी मुस्कुराकर इनकी तरफ बढ़ी।
وہ ان سب سے الگ بہت اچھی خاتون تھی۔ ناظرین ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیار سی تابین وہاں آئی، سب کو سلام کر کے ناظرین کی طرف پلٹی۔ چلو ناظرین، بہت سے کام ہے اور وقت بہت کم ہے، وہ جلد سے بولی۔ ناظرین سے دیکھ کر سوچنے لگی، لگتا ہے آج کوئی بڑا فنکشن ہے جو تابین کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ چلتی ہوں بی بی جان، ناظرین نے مسکرا کر کہا۔ چھاؤ بیٹا، بی بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ناظرین خاموشی سے اٹھ کر تابین کی طرف بڑھی۔ اوکے ماما، ہم جا رہے ہیں، پہلے بوتیک جائیں گے اور پھر پارلر، باقی کام آپ سنبھال لیجئے گا، تابین نے ماں کو دے کر کہا۔ چھوٹ فیڈی ڈارلنگ، تم لوگ جاؤ، میں اور جمال یہاں کام دیکھ لیں گے۔ امتل افندی نے مسکرا کر جمال آغا کو دیکھا، جس نے جواب میں سر کو خم دیا۔ ناظرین ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور پھر تابین کی طرف اشارہ کرنے سر جھٹک کر ان کے ساتھ چلنے لگی۔ جمال آغا نے سر اٹھا کر ناظرین کی پشت کو دیکھا، اس کے لبوں پر پوری اسٹائل مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں جمال، ورنہ یہ لڑکی مجھے زہر سے کم نہیں لگتی۔ امتل افندی نے جمال آغا کو ناظرین کو دیکھتا پا کر آہستہ آواز میں کہا۔ پھپھو، ابھی سے سوتیلی بیٹی نہیں بلکہ ہونے والی بہو کی نظر سے دیکھیں۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملی تھی؟ بابا صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ فی الحال اس کا ملنا بہت ضروری ہے بابا صاحب، آپ سب کچھ جانتے تو ہیں، وہ پورے اسرار انداز میں بول کر باپ کو دیکھنے لگا۔ بابا صاحب کے لبوں پر اتنے وقت میں پہلی بار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم واقعی میرے بیٹے ہو، بابا صاحب نے فخریہ کہا۔ بہو پیاری تو ہے نا بابا صاحب؟ جمال آغا نے شرارت سے پوچھا۔ لاکھوں میں ایک ہے، بابا صاحب نے بیٹے کا شانہ تھپک کر کھلے دل سے تعریف کی۔ پیاری تو وہ تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ امتل افندی نے ناظرین سے تعریف سن کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پہلے تو جب جمال آغا نے ان سے ناظرین کے رشتے کی بات کی تو تب وہ بالکل راضی نہ تھی، پر جب بابا صاحب نے ان سے جمال آغا کے لیے تابین کا رشتہ مانگا تو وہ پریشانی میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی اور انہیں معلوم تھا کہ وہ ہاشم خان کے علاوہ کسی دوسرے کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی لیے امتل افندی نے اپنی بیٹی کو ان سب سے نکالنے کے لیے جمال آغا کے ساتھ مل کر بابا صاحب کو ناظرین اور جمال آغا کے رشتے کے لیے منایا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جمال آغا ہاشم خان کو مات دینے کے لیے ناظرین سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا۔ خیر اگر معلوم بھی ہوتا تو وہ کون سا ناظرین کی خیر خواہ تھی جو اسے بچا لیتی؟ انہیں تو بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ ناظرین اور جمال آغا کے رشتے نے انہوں نے ایک طرف اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا تو دوسری طرف بھائی کی ناراضگی سے بھی دامن بچ گیا تھا۔ منڈی کی بات طے ہونے سے پہلے ہی جمال آغا نے بابا صاحب کو سچ بتا دیا تھا کہ ناظرین ہاشم خان کی محبت ہے اور وہ ناظرین سے شادی کر کے اسے اذیت سے دوچار کر کے ہاشم خان کو پل پل مرتے دیکھنا چاہتا ہے، اسے دکھ سے تڑپنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی اس بات پر بابا صاحب مان گئے تھے، آخر وہ خود بھی تو جمال آغا جیسے یہ خود پسند حاسد انسان تھے، پھر وہ خان بابا کے بیٹے کو کیسے بخش دیتے؟ جب قدرت نے اتنا اچھا موقع ان کے سامنے رکھا تھا تو وہ کیوں اسے استعمال نہ کرتے؟ حسن افندی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ امتل افندی نے فون پر ان سے رشتے کی بات کی تو پہلے تو وہ نہ مانے، پھر امتل افندی کے کہنے پر کہ اس رشتے میں ناظرین کی رضامندی ہے تو انہوں نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ کئی بار ناظرین اور جمال آغا کو ساتھ دیکھ چکے تھے۔ تب تو ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہ آیا، پر امتل افندی کی باتوں نے سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید ناظرین اور جمال آغا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ امتل افندی نے انہیں ناظرین اور جمال آغا کی منگنی کے لیے منا لیا تھا۔ انہیں کیا اعتراض ہوتا؟ اگر ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی مان گئے تھے۔ یوں آج ان کی منگنی کا دن رکھا گیا، پر حسن افندی نے یہاں بھی غلطی کر دی۔ وہ اتنے بڑے فیصلے سے پہلے ایک بار بھی بیٹی سے بات نہ کر سکے اور اس سے پوچھ بھی نہ سکے کہ کیا وہ واقعی وہ جمال آغا سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہے کہ نہیں۔ بزنس نے انہیں اتنا مصروف رکھا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کی طرف سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان سب معاملات سے امتل افندی نے ناظرین کو انجان رکھا تھا۔ ان کی نظر میں اسے بتانا ضروری نہ تھا کہ وہ ہاں کرتی یا نہ، پر اس کی منگنی تو جمال آغا سے ہی ہونی تھی اور یہ وہ طے کر چکی تھی۔ دوسری طرف جمال آغا بھی اچانک ناظرین سے منگنی کر کے ہاشم کے سر پر بم پھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں رہے تھے، پر جس کی زندگی داؤ پر لگی جا رہی تھی اسے سرے سے ہی اس بات کی خبر نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ آج سالوں بعد اس کی بڑی ماما نے اسے اس انداز میں بات کی تھی، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ تبھی خوشی خوشی تابین کے ساتھ چل دی۔ وہ لوگ تابین کے بوتیک میں داخل ہوئے۔ روشنیوں سے جگمگ کرتا انتہائی خوبصورت اور وسیع بوتیک تھا، جہاں ہر طرف خوبصورت ڈریسز بہار دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ وہ پہلے بھی یہاں 3-4 مرتبہ آ چکی تھی اور ہر بار وہ بوتیک اسے اپنے نئے انداز کی وجہ سے پہلے سے زیادہ حیران کرتا۔ اسے اپنی بہن پر فخر ہونے لگا تھا جو اس کام کو اتنے اچھے سے مینج کر رہی تھی۔
वहां अचानक ताबीन की मौजूदगी की वजह से तमाम स्टाफ अलर्ट हो गया था। ताबीन ने बेनियाजी से नाज़ी को अपनी पीछे आने का इशारा किया। नाज़ी इसके पीछे चलने लगी। चेहरे पर खुद ब खुद ही मदम सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे अपनी बहन के साथ आना अच्छा लगा था। ताबीन एक कपड़ों की रैक के सामने रुकी और नाज़रीन भी रुककर एक तरफ एक खूबसूरत ड्रेसेस को देखने लगी। ये देखो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा। ताबीन ने सतरंगी लहंगा शर्ट नाज़रीन के सामने किया। वो आंखों को हैरान कर देने वाला था। धनक के खूबसूरत रंगों का मिक्सचर जिससे पर निफासत से नाजुक मोतियों का काम हुआ था, वो बहुत अच्छा था, पर किसी भी आम पार्टी या फंक्शन में पहनने जाने वाला ड्रेस ना था। तभी नाज़रीन ने हैरत से ताबीन को देखा। अभी इतने काम वाला ड्रेस मैंने क्या करना है? कोई सिंपल सा ठीक रहेगा। वो मध्यम आवाज में बोली। आज तुम्हारा स्पेशल डे है, इस हिसाब से ये ड्रेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है डार्लिंग। ताबीन मुस्कुरा कर कहती ड्रेस को थाम कर काम करने लगी। कैसा स्पेशल डे? नाज़रीन ने सवालिया अंदाज में इसे देखा, पर वो ड्रेस का जायजा लेने में मसरूफ थी। अरे ये कैसा सवाल है भाई, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना? तभी ने शरारत से हंसकर एक सरसरी सी नजर इस पर डाली, फिर पलटकर इसके अपने लिए ड्रेस देखने लगी, जबकि नाज़रीन की नजरों के सामने सारा बुटीक घूमने लगा था। किससे? इसने कामती आवाज में पूछा। और कौन होगा, वही तुम्हारा दीवाना जमाल आगा। मसरूफ अंदाज में बात खत्म करके वो हंसने लगी, फिर एक नजर इस पर डालकर बोली, चलो ये ड्रेस डन है, मैं पैक करवा रही हूँ। तभी अपनी कहकर वहां से दूसरी तरफ बढ़ गई। नाज़रीन बुत बनी वहीं खड़ी रही। इसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, दिल थमकर चलने लगा। ये अचानक क्या हो रहा था? इसकी टांगों से जान निकली। फुलट खड़ाई तो पलटकर वापस आती तबीन से जल्दी से आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। क्या हो गया है? तबीन के लहजे में परेशानी थी। अभी मुझे घर जाना है, नाज़रीन ने सर झुकाकर मध्यम आवाज में कहा। व्हाट? अभी कहाँ घर? अभी तो कॉलेज जाना है। तुम चलो यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। ताबीन दो टोक अंदाज में कहती इसे एक तरफ करती कुर्सी पर बिठाकर पानी लेने चले गई। नाज़रीन की जान जाने लगी। वो ताबीन को कैसे बताए कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, इसे नहीं करनी ये मंगनी। वो किसी की मनकूहा है, वो क्या करे? किस अजाब में डल गई थी। ये लो। ताबीन ने पानी का गिलास इसके सामने किया और इसने कांपते हाथों से थाम लिया। खुद को किसी तरह संभाल कर पानी के 2 घूंट भरे। इसे किसी तरह इस वक्त इस अजाब से निकलना था, पर कैसे? वो दोनों बुटीक से निकलकर कार में बैठी। ताबीन ने कार आगे बढ़ा दी। नाज़रीन रोड को घूरती मुसलसल सोचों में घूमती। क्या वो इस शख्स को बता दे? पर कैसे? वो मोबाइल भी तो साथ नहीं लाई थी और ताबीन ने मोबाइल लेने का भी सोच भी नहीं सकती थी। कार झटके से रुकी। वो पार्लर के सामने मौजूद थी और ताबीन इसके लिए पार्लर में दाखिल हुई, जो कि ताबीन की ही किसी दोस्त का था। अंदर जाने की थोड़ी देर बाद ही नाज़रीन को ऑर्डर दिया गया। वो सतरंगी लहंगा पहने इसने खामोशी से पहन लिया। जब वो चेंजिंग रूम से बाहर निकले तो ताबीन और इसकी दोस्त ने खूब तारीफ की, पर नाज़रीन को कुछ महसूस ना हुआ। वो कुर्सी पर आ बैठी। इसे तैयार किया जाने लगा। वो बिल्कुल रोबोट के अंदाज में इसे हदायत पर अमल कर रही थी। दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। क्या वो बाबा जान से बात करे या आनी से? पर वो इन्हें सच कैसे बता पाएगी? वो किसी के निकाह में है या इस शख्स को बता दे? पर फिर वो जो करेगा इसमें भी तो इसकी भलाई ना होगी। वो जैसे जहन्नुम में फंस चुकी थी, कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसकी आंखें बरसने के लिए बेताब थी, पर इसने अपने आंसुओं पर जब्त रखा और वो यहाँ सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। इसे तैयार किया जा चुका था और तबीन के कहने पर इसका मेकअप हल्का रखा गया था, जिसकी वजह से इसकी मासूमियत को 4 चांद लग गए थे। बालों का पीछे की तरफ करके जुड़ा बनाया गया और सर पर दुपट्टा उड़ाया गया था। नाजुक ज्वेलरी और धनक रंग लहंगा शर्ट में वो बिल्कुल मुगलिया शहजादी लग रही थी। ताबीन ने मुस्कुराकर इसे देखा। जमाल आगा तो तुम्हें देखकर मर मिटेगा। इसने शरारत से सरगोशी करते नाज़रीन का हाथ पकड़कर इसे शीशे के सामने खड़ा किया। इसके बाद पर नाज़रीन का दिल डूब गया। इसे अपनी चारों तरफ अंधेरा बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। नजर उठाकर तो देखो। तभी ने इसकी ठोड़ी थामकर ऊपर उठाई। शीशे में नाज़रीन ने अपना सरापा देखा। इसे अपना आप पराया लगा। कौन थी ये लड़की जो बज़ाहिर तो जगमग कर रही थी? इसका वजूद चमक रहा था, पर रूह अंधेरों में घिरी थी, जैसे इसे किसी ने कैद कर रखा हो। इसे आईने में वो शहजादी नासी नजर न आई, बल्कि इसे वो तन्हा रोती हुई घायल नाज़रीन दिखाई दे रही थी। वो कितने ही पल खुद को देखे गई, फिर ताबीन के पुकारने पर होश में आई। चलो नाज, बहुत देर हो चुकी है, मामा की कॉल्स भी आ रही हैं, जल्दी चलो। वो मसरूफ से मोबाइल पर मैसेज का जवाब देकर
नाजी की तरफ आई और फिर कुर्सी से शॉल उठाकर नाजी के गिर्द लपेटी। इसका हाथ थामकर पार्लर से बाहर निकली। गाड़ी घर की तरफ बढ़ने लगी। नाजी ने बेचैनी से हाथ मसल रही थी। इसे अपना आप पाताल में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। रोड को घूरती वो मुसलसल सोच रही थी कि कार का दरवाजा खोलकर रोड से गुजरती किसी तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आ जाए और ये सारा किस्सा ही तमाम हो। इसकी इस अजाब भरी जिंदगी का खात्मा हो। काश काश के वो शख्स इसके साथ ऐसा ना करता तो वो खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देती। वो खुद को बांध देती जमाल आगा जैसे शख्स के साथ। पर अब ये सब नामुमकिन था। वो किस रास्ते पर आ रुकी थी जहां से निकलने की कोई राह ही ना थी। कार एक झटके से हसन विला में रुकी थी। नाज़ी ने एकदम चौंक कर नजर उठाई। हसन विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ जैसे रोशनियों की बारात उतरी थी। फूलों की खुशबू हवा को महका रही थी। इतना हसीन समा था, पर नाज़ीन के दिल का मौसम अच्छा ना था, तो इसे ये रंग, ये रोशनियां, ये खुशबू कुछ भी नहीं भा रहा था। तभी ने इसे उतरने का इशारा किया, फिर खुद भी कार से बाहर निकली। हासिन कांपते दिल के साथ कार से बाहर आई। तभी अमतल अफनंदी इनकी तरफ बढ़ी। ताबीन, तुम अभी नाज़रीन को इसके कमरे में ले जाओ, अभी हसन पहुंचे नहीं है, वो आएंगे तो तकरीब शुरू होगी। अमतल अफनंदी नाज़रीन को इग्नोर करती ताबीन से बोली। नाज़रीन ने दुख से इन्हें देखा, पर वो नजरें फेर गई। इनका झूठ जो पकड़ा जा चुका था। नाज़रीन की आंखों में पानी भर आया। वो झट से पलके झुका गई। जिंदगी में पहली बार अमतल अफनंदी के रवैये से जो खुशी मिली थी वो सब धोखा था। असलियत तो अब वही थी कि इसकी सुतेली बेटी थी और अमतल अफनंदी इनसे बेइंतहा नफरत करती थी। अमतल अफनंदी बात मुकम्मल करके वहां से चली गई। ताबीन नाज़रीन को लेकर इसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभी मेहमानों का रश इतना नहीं था, इसीलिए वो आसानी से कमरे में आ गई। ताबीन इसके रूम में बिठाकर खुद चली गई। नाज़रीन बुत बनी कितने ही पल बेड पर बैठी रही, फिर अचानक इन नीली आंखों में आंसू टपकने लगे। वो क्या करती, कहाँ जाती, वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। वो अपने बाबा जान की इज्जत को यूं हजारों लोगों के बीच नहीं उछाल सकती थी। हाँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। वो मर तो सकती थी, पर अपने बाप की इज्जत पर आंच भी नहीं आने देगी। एक ख्याल के आते ही इसके आंसू थम गए। बाएं हाथ पर गाल पर बहते आंसू साफ करती हुए एकदम उठ खड़ी हुई। कंधों के गिर्द लिपटी शॉल नीचे गिरी थी, पर इसे परवाह न थी। वो जल्दी से साइड टेबल पर की तरफ बढ़ी और दराज खोलकर कुछ तलाश करने लगी। एक के बाद दूसरा दराज खोला। मुतलुबा चीज मिलने पर इसने गहरी सांस ली। हाथ बढ़ाकर इसने स्लीपिंग पिल्स की छोटी सी कांच की बोतल उठाई। ये बाबा जान की थी। अगर कभी इन्हें नींद नहीं आती तो 2 से 3 टैबलेट्स एक साथ ले लेते थे। इसीलिए नाज़ीज़ ने वो बोतल इनसे लेकर अपने पास रख ली थी कि कहीं ज्यादा टैबलेट्स लेने से इन्हें नुकसान ना पहुंचे। पर इसने ये नहीं सोचा था कभी वो ऐसे हालात में फंस जाएगी और ये टैबलेट इसके काम आएंगी। इससे एक हाथ में वो बोतल जगड़ी और दूसरा हाथ बढ़ाकर बेड से मोबाइल उठाया और फिर बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। बालकनी में कदम रखा तो ठंडी हवा के झोंके से इसके सर पर सेट दुपट्टा फटफड़ाया था, पर नाज़ी को वो ठंडी हवा महसूस न हुई। वो बुत की मानिंद हो गई थी। इसकी बालकनी से लॉन का एक हिस्सा दिखाई देता था। इसने आगे बढ़कर एक नजर नीचे डाली जहां मेहमानों का शोर था, फिर पीछे होती कुर्सी पर बैठ गई। आंखें मूंद कर लंबी सांस खींची। चांद की चांदी में बैठी वो शहजादी जैसे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। इसने आंखें खोलकर दूर अंधेरे में घूरा। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हाशिम खान। इसके लब आहिस्ता से हिले थे। ये पल वो पत्थर का मुजस्मा बनी बैठी रही। फिर अचानक हाथ में पकड़ा मोबाइल उठाकर इस शख्स का नंबर डायल करने लगी। वो आज इस शख्स को बताना चाहती थी कि देखो, तुमने मेरी जिंदगी के साथ क्या कर दिया। अब इन हालात में मैं क्या करूं, कैसे अकेले इन सब का सामना करूं। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरा तो जीना मुहाल हो गया है। तुम बताओ अब मैं क्या करूं। जिंदा रहूं तो कैसे, और मरूं भी तो कैसे। मरना भी तो आसान नहीं होता था, पर तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। मोबाइल कान से लगाए इसके दिल से मुसलसल फरियादें निकल रही थी। नाज़रीन ने थक कर हाथ नीचे कर दिया। इस शख्स का नंबर बंद था। वो सख्ती से आंखें बंद करके तरीके से मुस्कुराई। ये बातें भी शायद इसके दिल में ही रहेंगी और इसके साथ ही दफना दी जाएंगी। वो मगरूर शख्स का भी नहीं जान पाएगा कि इसने इस कांच की गुड़िया को तोड़कर रख दिया था। वो गुड़िया टूटकर किरची किरची बिखर जाएगी और वो शहजादा शायद हमेशा इस बात से अनजान रहेगा कि इसके इश्क ने, इसके जुनून ने इस कांच से लड़की को तोड़ फोड़ कर रख दिया था। इसने फिर कॉल मिलाई।
آج اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص سے ایک آخری بات کر لے، پر اب کی بار اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ ناظرین نے ہاتھ نیچے کر کے موبائل گود میں رکھا، تبھی نظر اس شخص کی دی گئی انگوٹھی پر پڑی۔ اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گلابی گال پر بہنے لگا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ہاشم خان، کبھی نہیں، اس نے نفرت سے کہتے انگوٹھی اتار کر زور سے زمین پر پھینکی۔ آپ میرے مجرم ہیں، میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے دکھ بھری آواز میں کہا۔ سلیپنگ پلز کی بوتل کو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، پھر آخری امید کے تحت ایک بار پھر اس شخص کا نمبر ملانے لگی۔ آج وہ اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی، پر جانے وہ کہاں کھویا تھا۔ بیل دوسری طرف جا رہی تھی اور ناظرین دھڑکتے دل کے ساتھ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تھکا سا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے کار کی چابی ٹیبل پر رکھی، پھر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، موبائل آف تھا۔ لمبی سانس کھینچ کر اس نے موبائل چارجر پر لگایا، کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا، پھر شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ 2 دنوں سے اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہاں وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ ناظرین کو کال بھی نہیں کر پایا، پر وہ جانتا تھا مسز ہاشم تو خوش ہو رہی ہوں گی کہ چلو ہاشم خان سے اس کی جان چھوٹ گئی، پر ایسا ہونا تو ناممکن سی بات تھی۔ ٹاول سے منہ صاف کرتا وہ اپنی سوچ پر ایک دم مسکرایا، ٹاول ایک طرف کرسی پر رکھ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، موبائل ہاتھ میں لے کر آن ہی کیا تھا کہ کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ کہاں ہیں آپ ہاشم؟ دوسری طرف سے تابین کی آواز گونجی۔ شہر سے باہر تھا، بس ابھی ہی گھر واپس آیا ہوں، ہاشم جواب دیتا بیڈ پر بیٹھا۔ لمبے سفر سے نے اسے تھکا دیا تھا۔ اچھا آپ جلدی سے حسن ولا آ جائیں، تابین اجلت میں بولی۔ کیوں؟ ہاشم نے انگلیوں سے بند آنکھوں کو ہلکے سے دباتے سرسری انداز میں پوچھا۔ انگیجمنٹ ہے ناظرین اور جمال آغا کی۔ تابین نے مسکرا کر اپنی طرف سے خوشی کی خبر سنائی جو کہ ہاشم کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہوئی۔ واٹ؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ جی؟ تابین اس کا لہجہ سمجھ نہ سکی۔ اچھا جلدی آ جائے، کچھ وقت میں رسم شروع ہونے والی ہے، وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ ہاشم کے دل کی دنیا میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، وہ غصے کو ضبط کرتا جب آ کر بولا تھا۔ اگلے پل اس نے کال کٹ کی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ہاشم خان کے منقوہ تھی اور اس کے ساتھ کسی اور کا نام جڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ بات اس کے لیے موت سے کم نہ تھی۔ اس کا موبائل پھر رنگ ہوا، اس نے غصے سے دانت پیس کر بنا نمبر دیکھے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ موبائل ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر ٹوٹ کر بکھرا۔ اسے لگا تھا پھر تابین کی کال ہوگی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جو اس وقت اس سے بات کرنے کے لیے مسترب تھی، اور وہ اس بات سے انجان تھا۔ ہاشم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، پھر لمبی سانس کھینچ کر خود کو کسی حد تک سنبھالا۔ اپنی جان کے بدلے بھی نہ دوں اس کو، وہ ایک شخص جو میرا ہے، صرف میرا ہے۔ اس نے لب بھیج کر آستین نیچے کی، اگلے پل بیڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا، کوٹ کو غصے سے جھاڑ کر الماری کی طرف بڑھا۔ لاکر سے اس نے پیپر نکال کر اپنے کوٹ کو اندرونی جیب میں رکھے، ٹیبل سے کار کی چابی لی اور مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ کار پورچ تک آیا، اسے گاڑی میں بیٹھا اور دیکھ کر واچ مین سے جلدی سے گیٹ کھولا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے زن سے گاڑی گھر سے باہر نکالی۔ ونڈو سکرین سے باہر گھورتی مغرور سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کا غصہ تھا، وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ مضبوط ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے، اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی، اسے جلد از جلد حسن ولا پہنچنا تھا۔ ناظرین نے غم و غصے سے موبائل کان سے ہٹا کر زمین پر دے مارا۔ اس شخص کے نمبر پر بیل گئی تھی، پر دوسری بیل پر ہی کال جیسے کٹ کر دی گئی ہو۔
नाज़रीन थक हार कर वापस कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठी और फिर तल्खी से हाथ में पकड़ी बोतल को देखकर मुस्कुराई। बोतल का ढक्कन खोलकर जितनी भी टैबलेट्स थी इसने अपनी हथेली पर उलट दी। इन गोलियों पर जमी इन नीली आंखों में पानी भरने लगा। वो सर से लेकर पांव तक कांप रही थी। हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। वो भी अपनी माँ की तरह बदकिस्मत थी। 2 पल की खुशी सांस नहीं आती थी। एक लम्हा मुस्कुराने की सजा इन्हें उम्र भर रोकर काटनी पड़ती थी और अंजाम मौत की सूरत में होता था। एक नजर इसने हथेली पर डाली और गोलियों पर, फिर उदास नीली आंखें उठाकर स्याह चादर ओढ़े खूबसूरत आसमान को देखने लगी। शायद आखिरी बार रूह के तार छेड़ने होंगे। इश्क धीमे सुरों का राग नहीं। तभी मोबाइल कान से हटाकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकली। हाशिम जल्द ही यहाँ पहुंचने वाला था। हमीद मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरकर हॉल में आई। हॉल, लॉन, चारों तरफ मेहमान बिखरे थे। वो नीचे आई तो इसकी नजर हसन अफनंदी पर पड़ी। वो कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे और इस वक्त सब मेहमानों से मिल रहे थे। ताबीन मुस्कुराती हुई इनकी तरफ बढ़ी। हेलो बाबा जान, वो मोहब्बत से कहती इनके सामने खड़ी हुई। हेलो बेटा जी। हसन अफनंदी ने इसे अपने साथ लगाया। कैसे हैं बाबा जान? इसने जुदा होकर मुस्कुराकर पूछा। आपके सामने हूँ, देख ले कि कैसा हूँ। हसन अफनंदी ने इसका सर थपक कर कहा, बहुत हैंडसम बाबा जान। तभी शरारत से मुस्कुराई। हसन अफनंदी भी मुस्कुरा दिए। नाज़रीन तैयार हो गई? नाज़रीन का जिक्र करते ही हसन अफनंदी के लहजे में नरमी उतर आई। जी तैयार है और अपने कमरे में है। तभी ने इन्हें देखकर कहा, मैं जाकर मिल लूं इससे? हसन अफनंदी कहकर आगे बढ़े पर ताबीन ने इनका बाजू थाम लिया। अभी नहीं बाबा जान, कुछ वक्त में नीचे आ जाएगी, फिर मिल लेना आप इससे। अभी मुझसे बातें करें। ताबीन इनके कंधे पर सर रखकर लाड से बोली। चलो ठीक है। हसन अफनंदी इसका गाल थपक कर मुस्कुरा दिए। चले जरा अपने होने वाले दामाद से तो मिल ले। ताबीन ने लिए अब्दुल अफनंदी से बात करते जमाल आगा की तरफ बढ़ी। हसन अफनंदी का दिल पुरसुकून था। वो बेहद खुश थे। आज इनकी प्यारी बेटी की जिंदगी का अहम दिन था। इनकी बेटी की खुशी में इन्हीं की खुशी थी। महफिल अरूज पर थी और जमाल आगा और तबीन हंसी मजाक में लगे थे जब अब्दुल अफनंदी इनकी तरफ आई। तबीन, जाकर नाज़रीन को ले आओ और मंगनी की रस्म अदा करनी है, वो उजलत में बोली। ओके मम्मा, तबीन ने कहा तो अब्दुल अफनंदी मेहमानों की तरफ बढ़ गई। दिल थाम के रखना, वो जमाल आगा को देखकर शरारत से बोली। अच्छा, वो खबासत से मुस्कुराया, फिर दिल पर हाथ रखा। दिल किया आज तो सब कुछ थम जाएगा डियर। ये वक्त, ये फिजा, ये मगन सा बोला। आज वह जीत के नशे में चूर था। इसकी बात पर तबीन हंसकर पलटी। तभी नजर हाशिम पर पड़ी जो हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और लंबे लंबे डग भरता हसन अफनंदी की तरफ बढ़ रहा था। ताबीन को वो हद से ज्यादा संजीदा लग रहा था। इसने सोचा कि शायद सफर से थका हुआ आया है, इसीलिए। ताबीन को इस बात की बहुत खुशी थी कि वह थका होने के बावजूद भी इसे के बुलाने पर यहाँ आ गया था। ताबीन को मगन सा सामने देखता पाकर जमाल आगा ने भी इस तरफ देखा। इसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो आज अपनी नजरों के सामने हाशिम खान को खाक होता देखेगा। आज पहली बार इसे फख्र से उठे सर को झुकाएगा। ये सोच ही इससे हवा में उड़ा रही थी। आगे जो कुछ होने वाला था, इस मंजर को सोचकर ही इसका दिल खुशी से भर गया था। जाओ नाज़रीन, लेकर आओ, इसने हाशिम पर नजरें जमाकर ताबीन से कहा। ताबीन ने नजरें फेर कर इसे देखा। पहले मैं अपने हीरो से मिलूंगी, फिर तुम्हारी हीरोइन को लेकर आऊंगी मिस्टर जमाल आगा। ताबीन इसका निशाना थपक कर मुस्कुराती हुई हाशिम की तरफ बढ़ने लगी। सर, मुझे आपसे बात करनी है। हाशिम संजीदा सा हसन अफनंदी के सामने खड़ा हुआ। हेलो यंग मैन। हसन अफनंदी ने मुस्कुराकर इसे देखा, पर दूसरी तरफ इसके चेहरे पर मुस्कुराहट न आई। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, हाशिम ने इनकी आंखों में देखकर हनूज इसी लहजे में कहा। हसन अफनंदी को इसके अंदाज बदले हुए लगे। वो दोस्तों से एक्सक्यूज करके हाशिम को इशारा करते एक तरफ हुए जहां मेहमानों का रश न था। सर, मैं जो कहने जा रहा हूं इसे ठंडे दिमाग से सुनिएगा, हाशिम ने आहिस्ता आवाज में कहा।
क्या बात है हाशिम खान, क्या कुछ गलत हुआ है? हसन और नंदी ने परेशानी से पूछा। हाशिम के अंदाज से इन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। ये जो हो रहा है ये गलत है, हाशिम ने इर्द गिर्द एक नजर डालते चबा कर कहा। आपकी बात का मतलब क्या है? हसन और नंदी के माथे पर नागवारी की शिकने नमूदार हुई। ये मंगनी नहीं होगी। हाशिम ने अपना गुस्सा सब करते हुए देखा। आप होश में तो हैं? मेरी बेटी की एंगेजमेंट रोकने वाले आप होते कौन हैं? हसन और नंदी एकदम गुस्से से लाल होते दबी आवाज में बोले। मैं पूरे होश में हूँ सर, इसने पुरसुकून अंदाज में कहते कोट के अंदरूनी जेब से हाथ डालकर पेपर निकाला। फिर हसन और नंदी की आंखों में देखकर इनकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उलझ कर कहते उन्होंने पेपर थाम लिया। आपके सवाल का जवाब, हाशिम सपोर्ट अंदाज में बोला। हसन और नंदी ने नजरें झुकाकर पेपर खोला। जैसे जैसे नजरें पेपर पर दौड़ी इनका दिल लरज उठा, हाथ कप कपाए थे और उन्होंने लाल आंखें उठाकर अपने सामने खड़े इस वजीहत शख्स को देखा जिसने एक पल में इनकी दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया था। ये इतना कहकर वो खामोश हो गए और जुबान ने साथ ही न दिया। देखिए सर, मैं आपको सब बता दूंगा, पर फिलहाल इस फंक्शन को रोक ले। मैं इतने लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता, प्लीज। हाशिम ने इन्हें देखकर नरमी से कहा। हसन अफनंदी शौक से खड़े थे, जबकि इस बात पर हाशिम के पीछे खड़ी अमतल अफनंदी आंधी की तरह आगे बढ़ी और फिर झट से हसन अफनंदी के हाथ से निकाहनामा खींचा। इस पर नजर ने फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। वाह हाशिम खान वाह, तमाशा बनाकर कहते हो तमाशा नहीं लगा सकते? अब तो तमाशा लगेगा और दुनिया देखेगी। अब्दुल अफनंदी तंजिया बोली। हाशिम ने हैरत से इस औरत को देखा। तो ये असलियत है इस बगैरत लड़की की। अब की बार उन्होंने हसन अफनंदी को देखा। अब्दुल बेगम, हसन अफनंदी ने दबी आवाज में इन्हें खामोश रहने का इशारा किया, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। बस हसन, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। देख लें आपने अपनी लाडली के रंग, मुंह काला करके आई और वो इस हाशिम खान के साथ। वो चिल्लाकर कहती मेहमानों के बीच आई और सब हैरान और परेशानी से इन्हें देख रहे थे। तभी जो हाशिम से मिलने आई थी अमतल अफनंदी के चिल्लाने पर कुछ फासले पर ही इसके कदम थम गए थे कि इसके सर पर तो पहाड़ टूटा था, जहां जमाल आगा के चेहरे से मुस्कुराहट जैसे किसी ने नोच कर फेंकी थी। आप सबको मैं ब्रेकिंग न्यूज सुनाती हूँ। वो सब मेहमानों को देखकर मुस्कुराई। नाजी हसन अफनंदी और हाशिम खान ने निकाह किया हुआ है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इस लड़की की आज मंगनी है और वो पहले से निकाह कर बैठी है। वो निकाह नामे को लहराते हुए ऐलान करने वाले अंदाज में बोलकर तंजिया मुस्कुराई। अमतल बेगम हसन अफनंदी ने इनकी तरफ बढ़कर सख्ती से इसका बाजू थाम कर इन्हें रोकना चाहा। जकशमोश करवाने से कुछ नहीं होगा हसन, अब तो आपकी बेटी की हरकतों पर दुनिया बोलेगी। गुस्से से लाल होती झटके से अपना बाजू छुड़वा कर बोली। गंदी माँ की गंदी बेटी, मर्दों को फांसना तो इनका शौक है। आज ये हाशिम खान है तो कल कोई और होगा। दलफ नंदी जहर उगल रही थी और हाशिम दांत पीसकर इनकी तरफ बढ़ा। अब मैं नाचने के लिए आपकी जुबान से एक लफ्ज न सुनूं, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं, समझिए आप। वो जब से चबाकर आहिस्ता आवाज में गुराया। अमतल अफनंदी इसकी खून रंग आंखों में देखकर डर कर मारे दुबक कर पीछे हुई। फिलहाल इनकी जुबान पर ताला लग चुका था, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। तभी इनके दिल की दुनिया हिलकर रह गई। वो मुजस्मे की तरह खड़ी हाशिम को नाजी के हक में बोलता देख रही। नूरी खुद पर काबू पाती आगे बढ़ी। जाकर नाज़ी को लेकर आओ। इनके बर्फ की तरह ठंडे लहजे में सबके दिल दहला दिए थे। नूरी कांपती आवाज में जी कहती, दिल ही दिल में दुआएं पड़ती, जल्दी से वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर आकर इसने नाज़ी के कमरे का दरवाजा खोला। नाज़ी बाजी, इसने आहिस्ता आवाज में पुकार कर कमरे से नजर दौड़ाई और नाज़ी कहीं नहीं थी। इसने आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाजा खोला, पर वहां भी कोई नहीं था। तो फिर जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ी। नाज़ी बाजी, इसे बालकनी में दाखिल होकर पुकारा। नाज़ी कुर्सी पर बैठी थी और नूरी ने देखकर इसके हाथ में कुछ था,
जिसे वो मुंह की तरफ ले जा रही थी। वो भागकर आगे बढ़ी और नाजी का हाथ झटक कर मुंह से दूर किया। इसकी हथेली से गोलियां जमीन पर गिरी थी। ये क्या कर रही हैं आप? नूरी ने जमीन पर गिरी गोलियों को देखकर हाँफते हुए कहा। तुम नहीं जानती नूरी, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, नाज़रीन नम आवाज में कहती उठ खड़ी हुई। इसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। इतनी सज धज के साथ भी वो नूरी को बिल्कुल उजड़ी हुई लगी। इसकी बात पर नूरी ने नजरें झुका गई। ये क्या बात हुई? जिस बात से वो डर रही है वो बात नीचे सारी महफिल को हमतलफ नदी चीख चीख कर बता चुकी हैं। नूरी ने बिना कुछ कहे इसके ठंडे हाथ थामे और फिर नजर उठाकर इसके हुस्न की मलिका को प्यार से देखा। सब ठीक हो जाएगा नाज़रीन बाजी, ये कहते नूरी की आवाज लड़खड़ाई। नाज़ी ने इसे ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो, नूरी अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आपको हसन साहब ने नीचे बुलाया है, नूरी आहिस्ता आवाज में बोली। क्यों? नाज़ी ने डर कर पूछा। हाशिम भाई आए हैं। नूरी का इतना कहना था कि नाज़ी के जिस्म से जान निकली। आज इसके लिए कयामत का दिन था और आज इससे हिसाब किताब लिया जाने वाला था। पर यह अल्लाह की नहीं दुनिया वालों की अदालत थी, जहां बेगुनाह भी मारे जाते हैं, जहां वो अपने दफा के लिए कुछ नहीं कह पाते और अगर कहना भी चाहे तो कोई इसकी सुनेगा कहां। बस इसे मुजरिम करार देकर सजा सुना दी जाएगी। और आज अगर वो ये गोलियां खाकर नहीं मरी थी तो इसे लोगों की बोलती नजरों और अपनों की बेरुखी मार डालने वाली थी। दो सूरतों में आज इसकी मौत लिखी थी। जो जवाब मौत मिलने वाली थी, इससे इसका जिस्म फना भी ना होता तो इसकी रूह ऐसे अंधेरों में जगड़ी जाने वाली थी जहां फिर रोशनी का तो तस्वुर ना होगा। वो कान सी गुड़िया जाने ये सब कैसे सह पाएगी। हाजी बाजी, नूरी ने इसके जर्द चेहरे को देखकर इसे पुकारा। हाजी ने पलके झपकर इसे देखा। हाँ चलो। इसने नजरें झुकाकर नूरी के हाथ से अपने कांपते हाथ निकाले और फिर मुंह पर हाथ फेरकर मरे कदमों से आगे बढ़ी। नूरी ने उदासी से इसकी पुश्त को देखा। इस वक्त छोटी सी नूरी सोच रही थी कि काश इसके पास कोई जादू होता और वो अपनी नाज़ी बाजी को यहां से ले जाती, नीचे खड़े इन बेहिस लोगों से इस शहजादी को बचा लेती। काश वो ऐसा कर पाती। नाज़ी बालकिन से निकली। नूरी भी उदासी से इसके पीछे गई। नाज़ी ने कमरे से बाहर कदम रखा। कुछ पल पहले जिस घर में फिजा में हंगामा भरपा था, अब वहां मुकम्मल सकूत छाया था। नाज़ी ने दुपट्टा हाथ में लेकर जोर से मुठ्ठियां भींची, फिर कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रही थी वैसे वैसे इसे महफिल में मौजूद लोग नजर आने लगे। तमाम लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुपट्टे पर इसने अपनी गिरफ्त मजबूत की। कुछ दूर इसे वो शख्स नजर आया जिसकी नजरें इस पर थी, पर नाज़ी का ध्यान इस पर न था बल्कि इसके साथ खड़े हसन अफरंदी पर था जिनकी पुश्त इसकी तरफ थी। वो इनके चेहरे के तासुरात न दे सकी। इस वक्त इसे अपने बाबा जान के अलावा किसी की फिक्र न थी। वो इन्हें सब बता देगी, पर वो क्या इस बात का यकीन करेंगे? क्या वो इसकी बात सुनेंगे भी कि नहीं? हाशिम ने इस गुड़िया को अपनी तरफ आते देखा। इसे देखकर वो स्याह मकरूर आंखें थम सी गईं। हाशिम इसे नजरों से दिल में उतार रहा था। इस सकूत भरे माहौल को नाज़ी की ज्वेलरी और चूड़ियों की खनक तोड़ रही थी। हाशिम इसे देख रहा था और इसने ये सब ना चाहा था कि इस नाजुक सी लड़की को इन हालात का सामना करना पड़े, पर इसका जुनूनी इश्क आज इसे इस मुकाम पर ले आया था जहां ना वो आगे बढ़ सकता था और ना पीछे हटना इसके लिए मुमकिन था। इस गुड़िया को खो देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी इन सब हालात के बावजूद इसकी जिद दिल को वो लड़की चाहिए थी, हमेशा के लिए। मगन अंदाज में नाज़ी को देखते हाशिम को अंदाजा न हुआ कि वो पत्थर का मुजस्मा बनी लड़की जो इसकी दीवानी थी, इसके लिए यह बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था कि वो शख्स जिसे इसने पूजा था वो इसकी नजरों के सामने किसी और को इतनी मोहब्बत, इतनी चाह, इतने हक से देख रहा था। ये मंजर देखकर इस दीवानी का दिल फड़फड़ाने लगा, पर आंख से आंसू ना टपका। जाने ये खामोश दर्द छलकाती आंखों वाली आगे क्या कर गुजरेगी। बाबा जान। इनसे कुछ फासले पर रुककर नाज़ी ने इन्हें लड़खड़ाई आवाज में पुकारा।
حسن اور حمدی نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹے اور ان کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی. کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے نازلی؟ حسن اور حمدی نے مدھم آواز میں کرا کر ہاشم کی طرف اشارہ کیا. ہاشم نے ناگاہیں پھیر کر اس شخص کو نہ دیکھا، بس خوف سے پر نیلی آنکھیں باپ کے چہرے پر جمی تھی. بابا جان، وہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی. ہاں یا نہ نازلی؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑے. نازلی سہم کر پیچھے ہوتی خوف سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی. انہوں نے آج تک اس سے اس انداز میں بات نہ کی تھی. ہاشم سے نازلی کی حالت برداشت ہوئی تو اس نے نازلی کی طرف قدم بڑھائے، پر امطل افندی نے اس کا رستہ روک لیا. باپ بیٹی کو بات کرنے دو، وہ تب کر دبی آواز میں بولی. نازلی نے حسن افندی کے ایسے برتاؤ پر امطل افندی کو حوصلہ ملا تھا. تبھی ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف نازلی ان کی باتوں سے انجان باپ کا بازو تھام کر بولی. بابا جان پلیز میری بات تو سن لے. اس نے اپنے لہجے کو کچھ حد تک مضبوط کیا. حسن افندی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا. محفل میں موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تھے، پر سب کی نظریں بول رہی تھی. کچھ آنکھیں دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو. کچھ نظریں افسوس سے اس لڑکی پر جمی تھی، کچھ آنکھوں میں اس کے لیے دنیا جہاں کی نفرت تھی. ہاں یا نہ؟ حسن افندی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے پوچھا. نازلی نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو پیچھے دکھیلا. سچ بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا. ہاں، اسے حسن افندی کو دیکھ کر مدھم آواز میں کہا. باپ کی زرد صورت دیکھ کر نیلی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پر اگلے ہی پل حسن افندی کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور نازلی کا چہرہ گھوم کر رہ گیا. وہ اس جھٹکے سے لڑکھڑا کر پیچھے گرنے کو تھی کہ ہاشم اس شوق سے نکلا. امطل افندی کو جھٹکے سے پیچھے کیا، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر نازلی کو تھاما. یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ پہلے تو حیران رہ گئے، پھر ہاشم کو نازلی کے ساتھ دیکھ کر ایک دم سرگوشیاں ہونے لگی. ہاشم نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس کے منہ سے خون رسنے لگا. ہاشم نے لب بھیج کر نازلی کو دیکھا، جس نے تکلیف سے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی. ہاشم نے تپتی نظریں اٹھا کر حسن افندی کو دیکھا. آپ کو کس نے حق دیا آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ وہ غصہ ضبط کرتے چبا کر بولا. اور آپ کو کس نے حق دیا آپ ہم باپ بیٹی کے بیچ بولے؟ نازلی نے ایک دم روتے ہوئے ہاشم کو دھکا دے کر پیچھے کیا. بابا جان، وہ ہاشم کو اگنور کرتی وہ باپ کی طرف پلٹی. وہ گمسم پیچھے ہوتے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے. ان کا سر جھکا ہوا تھا. انہیں اس حال میں دیکھ کر نازلی کا دل پھٹنے لگا. اس نے ان کی طرف قدم بڑھائے، پر امطل افندی ایک دم ان کے بیچ میں آ گئی. بھری محفل میں باپ کی عزت دو کوڑی کی کر دی، اور اب کیا انہیں زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہتی ہو؟ امطل افندی غصے سے چلا کر بولی. ان کی بات پر نازلی کے آنسو میں شدت آ گئی. جو بے شرمی تم نے کی ہے نا، اس کے بعد تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. پر تمہیں تو شرم نام کی چیز تو ہے ہی نہیں. جس ماں کی تم بیٹی ہو، تم سے کسی ایسے کام کی امید کی جا سکتی تھی. انہوں نے نفرت سے ہاتھ میں تھاما نکاح نامہ نازلی کے منہ پر مارا. نازلی نے دکھتی آنکھیں بند کر کے کھولی. بڑی ماما، میں غلط نہیں ہوں. میں اس نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا، پر امطل افندی نے اس کی بات کاٹی. نہیں ہوں میں تمہاری ماں، سمجھی؟ تم جیسی آوارہ لڑکی میری بیٹی نہیں ہو سکتی. میری ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ تم جیسی بے غیرت نہیں. امطل افندی تنزیہ مسکرا کر بولی، اور نازلی کا دل چھن سے ٹوٹا. اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا. بڑی ماما پلیز، وہ کامتی آواز میں بولی. اس کے بڑی ماما کہنے پر امطل افندی کو آگ لگ گئی. اگلے پر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اپنا فرض سمجھتے ہوئے امطل افندی نے اس کے مخملی گال پر اس شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ نازک سے لڑکی گڑیا کی مانند زمین پر گری تھی. اس جھٹکے سے اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا اور بال کھل کر چہرے پر بکھرے. کلائی زور سے زمین پر لگنے سے چوٹیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھی تھی. درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ کتنے ہی پل ہل نہ سکی. امطل افندی ابھی بس کرنے والی نہ تھی. انہیں نازلی کی طرف بڑھتے دیکھ کر دور ایک کونے میں کھڑی نوری اوپر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی. بس! ہاشم کی دھاڑ امطل افندی کے قدموں کی زنجیر ڈالی تھی. اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی.
وہ جتنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ اسے اتنا ہی اکسا رہے تھے. سب کا دامن ہاتھ میں سے چھوٹا تو وہ چلا اٹھا تھا. لمبے ڈگ بھرتا وہ ناظرین کی طرف آیا اور زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پھر دوپٹہ اس کے گرد لپیٹ کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا. میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھے. اب اگر کسی نے ناظرین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, سمجھے آپ لوگ. امتال افندی کو دیکھ کر گھرا کر جو کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھور رہی تھی. ہاشم نے نرمی سے ناظرین کا سر سہلایا. ناظرین ٹوٹی بکھری سی اس کے ساتھ کندھے سے لگی ہوئی آنسو بہا رہی تھی. چلو اٹھو تو میں لینے آیا ہوں. اسے ناظرین کا چہرہ اوپر اٹھا کر لبوں کے کنارے صاف کیے ہوں اور آہستہ آواز میں کہا. آنسو سے بھیگی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس نے ہاشم کو دیکھا. ان سب حالات کا سبب ہوتے ہوئے بھی جانے کیوں وہ شخص اس وقت ناظرین کو اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اپنا ہمدرد لگا تھا. مجھے بابا سے بات کرنی ہے, وہ ہچکی بھر کر بولی. اس کی حالت کو دیکھ کر ہاشم کا دل پھٹنے لگا. اس نے محبت سے نیلی آنکھوں میں بہتے آنسو صاف کیے, پر وہ آنکھیں تو دریا بنی تھی, آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. انہیں یوں ایک ساتھ دیکھ کر امتال افندی کے تن بدن میں آگ بڑھی کی تھی. لو جی, اب بھری محفل میں ایسی بے شرمی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا. پہلے لوگوں نے کم تماشا دیکھا ہے, پوری فلم دکھاؤ گے سب کو. امتال افندی احتجاجی انداز میں بولی. وہ امتال افندی تھی جو زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی تھی. تبھی زہر اگل کر حسن افندی کی طرف بڑھی. میں کہتی ہوں نکال باہر کریں حسن اس پر کردار لڑکی کو اور اس کے یار کو. تہذیب بلا کر امتال افندی نے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے. ان کی بات پر ناظرین تڑپ کر ہاشم سے دور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی, پھر تیزی سے چل کر حسن افندی کے قدموں میں بیٹھ گئی. اوکے گائز, آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے. امید کروں گی آپ کے یہ ناول بہت پسند آئے گا. فی امان اللہ.